यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है बॉटनी का, उसका यूनिट फर्स्ट है। सेल सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो, और उन ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। बेसिकली सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनल्स मिलते हैं। ऑर्गेनल्स में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोस्केलेटन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर मिलते हैं। तो here is content about introduction, cell organelles, cell membrane, cell wall, centriole, cilia and flagella, chloroplast and cytoplasm, cytoskeleton and endoplasmic reticulum. तो बेसिकली जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो हंसते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और क्या वर्क होता है। सपोज बात करते हैं सेल के अंदर, सबसे पहले सेल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आउटर साइड से हम देखें तो सेल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और जब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों एक साथ होते हैं तो उसे प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, ये 3 मेन चीज प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, दैट मीन्स जगह जगह बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के एनवलप के चारों तरफ सराउंडेड रहता है। 2 टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आप सभी को पता है कौन कौन सा? स्मूथ एंड रफ, ठीक है। स्मूथ जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, रफ जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो 2 टाइप के एआर प्रेजेंट होते हैं। अब उन 2 टाइप के एआर में जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है, राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है, राइबोसोम कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियोसोम के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। सो कंटेंट में एंडोस्पर्म, गोल्गी एपरेटस, इंटरमीडिएट फिलामेंट, लाइसोसोम, लाइसोजाइम, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोबिलाई, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टिड एंड राइबोसोम्स। स्टोरेज ग्रेन्यूल में लाइक दैट वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है, प्रोटीन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो स्ट्रक्चरली होती है, स्ट्रक्चरली उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। पेरीफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं जो शेप प्रोवाइड कराती हैं सेल्स को। स्ट्रक्चर, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी थी इस स्ट्रक्चर के बारे में। दैट मीन्स लिपिड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जो कि फॉस्फोलिपिड्स होता है, जिसके साथ कलर हेड ग्रुप अटैच रहते हैं। हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। एम्बेडेड फॉर्म में प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रहती हैं, और जो कि वेरियस कंपोनेंट के लिए एक बाइंडिंग रिसेप्टर का काम करती है। बाइंडिंग रिसेप्टर मतलब बाहर से जो भी कोई केमिकल आएगा वो आके उसके साथ ऐड होगा।
सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है। इस सेल मेम्ब्रेन में आपको दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स काम करता है, और लाइसोसोम प्रेजेंट है, जिसे कब समटाइम्स सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। वैक्यूल्स, जो कि वैक्यूल जो अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, उसके थ्रू ये वैक्यूल के थ्रू जो वाटर होता है वो इसके अंदर फिल रहता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम यानी कि जो राइबोसोम कुछ फ्री फॉर्म में भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच रहते हैं, वो है राइबोसोम। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल्स स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, फैली हुई फॉर्म में रहते हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी वेसल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप का है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फैसिलिटी सेल को एक शेप प्रोवाइड कराना, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को बचा के रखती है। रेगुलेट करती है सेल को, कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर जाएगा तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, इन एंड आउट करने का काम करती है। सेल को रिक्वायरमेंट में जितनी भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उन्हें प्रोवाइड कराती है। दैट मीन्स सिग्नल की तरह वर्क करती है जो आउटर और इन एनवायरनमेंट में सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो प्लांट की एक सेल वॉल एक रिगिड स्ट्रक्चर की तरह रहती है, जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सराउंडेड रहती है। सेल वॉल, सेल वॉल बेसिकली 3 टाइप की सेल वॉल में, यानी कि मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी, 3 टाइप की लेयर होती है सेल वॉल में। अगर प्लांट सेल में अगर हम सेल वॉल को देखते हैं तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स की सेलुलोज की बनी हुई होती है। हेमी सेलुलोज और प्रोटीन की फंगल सेल में होती है, फंगस के अंदर चिटिन की बनी हुई होती है, और जो प्लांट सेल है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। मल्टी लेयर्स होती है सेल वॉल की, जैसे मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, जैसे कि एक रूम के चैम्बर की जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्लांट की सेल वॉल की। मिडिल लेमिला में बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो जुड़ी हुई फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से एडिशन फॉर्म में होते हैं और सेल को एक दूसरे से बाइंड अप करके रखते हैं। मिडिल लेमिला के बाद सबसे पहले अगर आप बाहर से सेल को देखोगे तो मिडिल लेमिला पहले दिखाई देगी, मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल्स दिखाई देती है, प्राइमरी सेल जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। लास्ट लेयर जो सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी सेलुलोज और हेमी सेलुलोज दोनों की बनी हुई होती है। ये स्ट्रक्चर है इसका। इस स्ट्रक्चर में जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो प्लांट्स की सेल वॉल एंड इसमें प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, मिडिल लेमिला जो आउटर लेयर है, मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी सेल वॉल जो कि मिडिल लेयर है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल है। बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन ऊपर की साइड होती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक आउटर मेम्ब्रेन ऊपर होती है और एक इनर मेम्ब्रेन नीचे होती है, और उसके बीच में पेप्टिडोग्लाइकॉन की एक लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है। बेसिकली सेल वॉल का जो फंक्शन होता है, क्रिटिकल सेल वॉल प्रोटेक्टिंग का काम करती है, मेंटेन का काम करती है सेल को, और जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर में भी पार्टिसिपेट करती है। सेल डिवीजन के टाइम पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें भी वो आउट एंड इन करने का काम करती है। सेल वॉल के रिगार्डिंग ही एक और स्ट्रक्चर एक और साथ शेयर कर देती हूँ। 0.1 mm से लेकर 0.1 म्यू माइक्रोन तक होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मैंने बताया था आपको, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब एक साथ मिलते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो सेल वॉल जो प्लांट्स की सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल एक डिफाइन शेप प्रोवाइड कराती है,
जो कि नेचर में नॉन लिविंग होती है और परमिएबल होती है, ठीक है। नेचर में नॉन लिविंग होती है और परमिएबल होती है। सेल वॉल में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? मिडिल लैमेला, जो बीच वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, दैट इज द मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल, जो कि बीच के बाद जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो है प्राइमरी वॉल। देन थर्ड इज सेकेंडरी वॉल, ठीक है। ये 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है, आप सभी को पता है, जब सेल डिवीजन होती है तो टेलोफेज स्टेज में आकर सेल डिवाइड होना शुरू होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, और वहीं पर फाइन ग्रेनुलर जैसी स्ट्रक्चर, मतलब एक दाने की जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट इक्वेटोरियल प्लेन में दिखाई देता है, अपीयर होता है, जब सेल प्लेट बनती है या मिडिल लेमिला बनती है। जैसे ही मिडिल लेमिला बन जाती है, वो एक न्यू प्रोड्यूस सेल के रूप में होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल बनाती है, समटाइम टर्सरी सेल की लेयर भी बनाती है। जो ये लेयर एपोजिशन एंड इनटू सब्सेप्शन की मेथड्स के थ्रू इंक्रीज होती हैं। कुछ प्लेसेस सेल वॉल में अनथिक्ड रहते हैं, दैट मीन्स एज इट इज उसी पोजीशन में रहते हैं, जिसे पिट बोलते हैं, जहाँ पे पिट्स के अंदर कुछ जो पोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो छिद्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो मिडिल लैमेला में पेट्स के होते हुए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड रहता है, जिसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है, दोनों एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे रनवे होते हैं। ईच प्लाज्मोडेस्मेटा कंटेन ट्यूब्यूल कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल। एक प्लाज्मोडेस्मेटा में ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पतले ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। ये डेस्मोट्यूब्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ये डेस्मोट्यूब्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं और कंटिन्यू प्रोटोप्लाज्म डेस्मोट्यूब्यूल के साथ साथ एक सिम्प्लास्ट बनाते हैं। जो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे मैं बता रही हूँ, सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, जब सेल के अंदर एक सेल वॉल यानी कि सेल लेयर प्रेजेंट है, उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, और अगर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लो होता है तो सिम्प्लास्ट, और अगर उसके सेल के अंदर से फ्लो होता है तो एपोप्लास्ट होता है। कोई भी मटेरियल अगर रन करेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा का भी आएगा इसमें आगे डायग्राम, वहाँ आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू रनअप होता है। इसके अंदर मिडिल लैमेला प्रेजेंट रहती है। मिडिल लैमेला जो बनी हुई होती है पैक्टिक एसिड की बनी हुई होती है, जिसमें ज़्यादातर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। पैक्टिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीग्लैक्टोरेनिक एसिड्स के बने हुए होते हैं, जो कि जिसमें कि अल्फा डी ग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की यूनिट्स रहती हैं। अल्फा डी ग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की जो यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। और जो मिडिल लैमेला होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। मिडिल लैमेला हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। सो बिकॉज ऑफ जो सेल वॉल है वो 3 लेयर की बनी हुई है। कौन कौन सी? मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ओके, सो मिडिल लैमेला किस चीज की बनी हुई है? पैक्टिक एसिड की, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट तो दोनों होते हैं, लेकिन कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होता है। पैक्टिक एसिड क्या होता है? पैक्टिक एसिड पॉलीग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की लॉन्ग चेन है, ठीक है। पैक्टिक एसिड पॉलीग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की के कंपाउंड्स की लॉन्ग चेन है, जिसमें अल्फा डी ग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की यूनिट प्रेजेंट रहती है, जिसमें अल्फा डी ग्लैक्टोरेनिक एसिड्स की यूनिट प्रेजेंट रहती हैं, और जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू। जो एक दूसरे से 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। और जो मिडिल लैमेला होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में, वाटर लविंग।
कैसे होती है? हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। आफ्टर मिडिल लैमेला प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्राइमरी वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। लॉन्ग जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज लॉन्ग स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। सेलुलोज चैन क्योंकि वो सेलुलोज चैन की बनी हुई होती है, और सेलुलोज चैन पॉलीसेकेराइड्स की एक लॉन्ग चैन होती है, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे के साथ 1/4 बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं। सेलुलोज चैन में क्रिस्टलाइन रीजन बनता है, ठीक है। सेलुलोज चैन में क्रिस्टलाइन रीजन बनता है सेल वॉल के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होके एसोसिएटेड होके एक नेटवर्क बनाता है सेलुलोज का सेल वॉल के अंदर। ये जो एसोसिएशन होता है 100 सेलुलोज चेन को हम माइसीली बोलते हैं, 20 माइसीली को एक माइक्रोफाइब्रल बोलते हैं, और जबकि 250 माइक्रोफाइब्रल को फाइब्रल बोलते हैं। तो फाइब्रल बनने का जो प्रोसेस है वो जो सेलुलोज मॉलिक्यूलर चेन है, सेलुलोज मॉलिक्यूलर अगर 100 चेन एक साथ मिलेंगी तो एक माइसीली बनाएंगी। एक माइसीली से अगर 20 माइसीली एक साथ इकट्ठे होते हैं तो माइक्रोफाइब्रल बनाते हैं, और अगर 250 माइक्रोफाइब्रल एक साथ अटैच होते हैं तो वो फाइब्रल में कन्वर्ट होते हैं। तो प्राइमरी वॉल देन सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल से पहले प्राइमरी वॉल का थोड़ा सा पोर्शन हो रहा है कि प्राइमरी वॉल जो सेलुलोज स्ट्रैंड रहते हैं वो एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड रहते हैं राइट एंगल से to the longitudinal axis of the cell. Cellulose is strongly hydrophilic in nature. जो प्राइमरी वॉल होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है नेचर में। प्राइमरी वॉल ऑल्सो कंटेन लिग्निन। प्राइमरी वॉल में लिग्निन, हेमीसेलुलोज, कुछ पैक्टिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि एमोर्फस मैट्रिक्स बनाते हैं। सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो कि जिसमें सिलिका और कैल्शियम का प्राइमरी वॉल में भी प्रेजेंसी शो होती है। देन है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल समटाइम डेड सेल होती हैं, जैसे ट्रैकिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमा की। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी वॉल में लिग्निन एंड सेलुलोज प्रेजेंट रहता है। सेकेंडरी वॉल में 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं जो दिखाई देती हैं। 3 लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। सेकेंडरी वॉल में जो 3 लेयर प्रेजेंट रहती हैं वो हैं आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। ये 3 लेयर सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट रहती हैं। और ज़्यादातर जो सेकेंडरी वॉल रहती है वो ट्रैकिड्स और स्क्लेरेनकाइमा में मिलने वाली जो लेयर्स होती है उनमें मिलती है, और ये डेड सेल्स के रूप में ज़्यादातर जो इनमें सेल्स रहती हैं वो डेड सेल के रूप में होती है। ओके, क्लोरोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनल्स है। क्लोरोप्लास्ट किस चीज में काम करता है? फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप से एक प्लास्टिक है, जो प्लास्टिड्स जिसे बोलते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस किस में सेल्स होती हैं? प्लांट्स में होती हैं और एल्गी में होती हैं, क्योंकि प्लांट को भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एल्गी को भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्लांट और एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। जो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जो जरूरी है, क्लोरोफिल किस चीज के लिए है? सनलाइट को ट्रैप करता है। दैट मीन्स अगर सनलाइट को ट्रैप इन द सेंस सनलाइट आती है क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल पर ही सनलाइट आती है क्लोरोफिल के
जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, उसी के बिहाफ पर पीएस सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जब सनलाइट आती है। तो पहले फोटो सिस्टम सेकेंड पर आती है, देन सनलाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आती है, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। सनलाइट क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्लांट्स अपना खाना बना सकें, इसलिए सनलाइट वहां पे आती है। तो सनलाइट से बेसिकली क्या बनता है, जो हमारे अंदर, अगर हम भी खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, वैसे ही सेम अगर प्लांट्स के पास सनलाइट आती है तो वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो चीज होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होती है और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होगा लाइट रिएक्शन के लिए। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। समझ में आ गया? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ अपना मटेरियल भी प्रेजेंट होता है डीएनए की फॉर्म में। क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ अपना मटेरियल भी प्रेजेंट होता है डीएनए की फॉर्म में, क्योंकि इसीलिए उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम भी कहते हैं। इसलिए उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अपना क्लोरोप्लास्टिक डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्टिक डीएनए प्रेजेंट है, ये अपन अभी थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारा प्रोसेस भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को बाहर से देखोगे तो एक लचीली फॉर्म में, राउंड फॉर्म में दिखाई देगी, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि दो लेयर की बनी हुई है। उसके अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट है, जो जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा मत माने एक्स्ट्रा मतलब अलग से, जो न्यूक्लियस के अंदर जीनोम नहीं है उसे बोला जा रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम उसे बोलते हैं। बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है लेंस के जैसी शेप होती है उसकी, जैसे लेंस होता है, जैसे चश्मे का लेंस होता है, लाइक दैट वैसे ही उसकी शेप होती है, जो सेल के ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट्स की सेल के ऊपर डिपेंड करती है। उसके पास एक अपनी आउट, क्योंकि मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होती है, तो एक तो होगी उसके पास आउटर मेम्ब्रेन और एक होगी उसके पास इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन है तो एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है वो धसी हुई रहती है। जैसे किसी चीज को हम अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, धसी हुई फॉर्म में रहती है, और एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसे होल्ड करके रखती है, ठीक है। जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसे होल्ड करके रखती है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, राइट। थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, एंड स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं, जो बाहर वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, वो मटेरियल, उसके अंदर पोर, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ, जो मटेरियल को बाहर ले जाने का काम करते हैं और अंदर लाने का काम करते हैं। स्ट्रोमा में ही डीएनए का मटेरियल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में एक आपको आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा आउटर स्ट्रक्चर के बाद। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जहाँ पे ग्रेना थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड मतलब जो अगर एक स्टैक के जैसी स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनती चली जाएगी, एक इस टाइप से, एक कहते हैं ना जैसे ईंट का ढेर लग जाना,
अगर ईंटों को एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करके रख दें तो उसे उस पूरे ईंटों के ढेर को हम बोल रहे हैं थैलेकॉइड। वैसे ही अगर हम एक ग्रेना को निकालें, एक ईंट को निकालें, एक ईंट दैट मीन्स ग्रेना, और अगर ईंटों का ढेर मतलब थैलेकॉइड। समझ में आ रही है मेरी बात? तो थैलेकॉइड मतलब एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक्चर जमी हुई, स्ट्राइक करती हुई, तो उसे बोला गया है थैलेकॉइड। और एक ग्रेना, एक निकालो आप तो उसे बोलोगे आप ग्रेना। और ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जब दूसरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से जुड़ती है तो वो जुड़ती है ल्यूमन से, एक ल्यूमन से जुड़ेगी, लेमिला से, सॉरी। एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन से, एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जब दूसरी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से जुड़ती है तो वो जुड़ती है लेमिला से, लेमिला से जुड़ती है। इसके अंदर ल्यूमन भी प्रेजेंट होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्टिक डीएनए भी प्रेजेंट होता है। जहां मैं बात कर रही हूँ थैलेकॉइड की या ग्रेनम की, एक थैलेकॉइड के एक पार्ट को ग्रेना बोला गया, और जब ग्रेनम बहुत सारे ग्रेनम तैयार हो जाएंगे एक के ऊपर एक, तो उस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेकॉइड, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट है इसलिए लाइट डिपेंडेंट है तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। पहला फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस का होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रोटीन भी क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहती हैं जो कि फोटो रेस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व होती हैं।